Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब से हमारे पास 40 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ सितंबर है हमारे पास, तो वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। और कुछ डेज़ हम अक्टूबर के अगर ऐड कर ले, क्योंकि पता नहीं है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम होगा या फिर सेकेंड वीक में हमारा एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास सितंबर मंथ है, तो इस टाइम पर आप लोग को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल पर मैं टी प्लस बी टी सोशल साइंस के जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। रेगुलर बेसिस पर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। और सबसे पहले मैंने 2021 का पेपर लिया है, क्योंकि 2021 का जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा रिसेंट में हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा लास्ट पेपर कब हुआ था, 2021 में ही हुआ था। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आपको जितना हो सके, सबसे पहली बात तो मैराथन वीडियोस आपने ऑब्वियस ही बात है, मतलब कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर होंगे, क्योंकि इस टाइम पर आपने फॉर्म भरा था, को हमें फॉर्म भरे हुए एटलीस्ट फैब में 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके स्ट्रैटेजी प्रॉपर में बनी हुई होगी। इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कहाँ से पढूँ, क्या पढूँ, कैसे पढूँ। इस टाइम पे आपके पास सारा स्टडी मटेरियल आई होप होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इस टाइम पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। मैराथन वीडियोस सब्जेक्ट वाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी कहीं पे डगमगा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो यूट्यूब पे आपके पास SST की बहुत सारी मैराथन वीडियोस डाली हुई हैं। किसी भी जैसे जियोग्राफी की मैराथन वीडियो उठाओ, उसे देख लो। ऐसे ही हिस्ट्री की देखो, तो हमारी हिस्ट्री की जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी वीडियो को उठाओ और उसे देखो। फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो मिलेगी, उसे उठाओ, उसे देखिए। और पॉलिटी कैसे मिल जाएगी आपको, उसे देखना है। और पॉलिटी में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करना है, जो 10th की पॉलिटी में हमारा नेपाल और बोलीविया वाला पोर्शन है, उसको अच्छे से कवर कर लेना है आपको। अब वो तो मैंने आपको PYQ, अगर आप मेरी PYQ की सीरीज़ को आप कॉन्टीन्यूसली देख रहे हो तो 90% आपका जो कंटेंट है ना वो PYQ से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। डैट मीन्स आपका कंटेंट भी प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करना है। बाकी हमारा इकोनॉमिक्स में भी आपको PYQ एक मैराथन मिल जाएगी। और वैसे भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आगे थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग के बेस पर होते हैं। अगर आपके पास 11th-12th में इकोनॉमिक्स है तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, और अगर नहीं थी तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। जल्दी से आप जितना हो सके, अगर आपको अभी भी डाउट लगता है, वैसे होना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैराथन वीडियोस तुरंत देख के कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मैंने PYQs करा रखी हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आपको पता होगा, मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ। आपको क्या करना है, शुरू से अराउंड मैंने 66-70 के आसपास मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। हर एक वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप 2 की स्पीड से देखिए, 1.25 की स्पीड से देखिए, जिसमें आपको लगता है कि आप देख सकते हैं उस स्पीड में आपको वीडियो देखनी है। और मैं आपको शुरू से ही बोलती जा रही हूँ कि आपको साथ में नोट्स भी बनाना है, सो दैट कि आपके पास एक कंसाइज फॉर्म में नोट्स भी होगा। और अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आते हैं। बाकी मैंने ये भी बोला है आपको कि अगर आपको PDF भी बनानी है, वैसे PDF तो ऑब्वियस सी बात है, हम बस बना के रख लेते हैं, हमें मिल जाते हैं, हम डाउनलोड कर लेते हैं, हम पढ़ते हैं नहीं PDF से। तो आप इसी जो स्लाइड्स होती है मेरी, इसी की आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके PDF बना सकते हैं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मुझे अकेले करने पड़ती है, तो फिर मैं आपको PDF अवेलेबल नहीं करा पा रही हूँ, ठीक है। तो आप इतना एफर्ट्स आप खुद भी थोड़ा बहुत लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप इसमें एफर्ट्स लगाएंगे तो आपकी चीज़ें क्या होंगी, आप उसे पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, उसमें मेहनत करेंगे तो आपका मन भी करेगा ये करने का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि यहाँ पर DT प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप KVS NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, KVS हो गया, NVS हो गया, हमारे PPSC के भी डेट्स वगैरह आने वाली हैं, RPSC के फॉर्म्स भर जा चुके हैं,
यूपीपीएससी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई थी एलटी में, ठीक है। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस है 6 to 10th के लिए, क्योंकि DT+B में तो आपको पता है भले 6 to 10th लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसमें आके कई बार ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको पीजी लेवल के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, अगर आपके मास्टर्स है अपने सब्जेक्ट में तो आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपने किस स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं, ठीक है। आई होप इतना को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इसकी 2 वीडियोस को पहले ही अपलोड कर रखा है और ये आज का हमारा क्या है, पार्ट 3 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेपर हमारा क्या है, 1 अक्टूबर 2021 का है, शिफ्ट 3rd में पूछा गया है और पार्ट 3 में पेपर डिस्कस करूँगी। और जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी करा था और मैं हर वीडियोस में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती जा रही हूँ, सो दैट कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो लेट सपोज आपने नहीं देखी, आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, तो आपको मतलब कि ऐसा ना लगे कि यार मेरे को दोबारा से सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ये सब नहीं है। जो क्वेश्चन है साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती जाऊँगी, चाहे वो क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो, चाहे वो 20 बार रिपीट हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज़ को। और आपको अपने एफर्ट्स में अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में तुरंत मेंशन करेंगे, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और आपको वीडियो जो है कंटिन्यूटी में देखना है, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया, हमारा एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि एसिड रेन में कौन सी गैस नहीं होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ऑल्दो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट एसिड। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये मेनली हमारी ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं उनसे रिलेटेड होती है, इसका एसिड रेन में एज सच कोई लेना देना नहीं होता है। बट अगर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नॉट टाइपली प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इन क्वांटिटी डेट कॉज रेन। तो ये तो हमारी क्या है, उस क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही नहीं होती है, लेकिन ये तो फिर भी प्रेजेंट होती है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि जो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर लगे वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे एसिड रेन का प्रोसेस है। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ से, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे बादल में और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो बारिश होती है उसमें पानी होता है, तो ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और ये क्या करती हैं, फिर हमारा एसिड रेन करती हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। और मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि आपको एसएसटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पता होनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा तो उनका क्वेश्चन कैसा था, और हर एक में थोड़ा बहुत DT+B पैटर्न चेंज करता है, और हमें नहीं पता कि आपके टाइम पे या फिर आपके शिफ्ट में कौन सा वाला पैटर्न वो पूछेगा, कौन से क्वेश्चंस को पूछेगा। तो एक वीडियो को देख के या फिर एक पेपर को सॉल्व करके आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाना है कि मेरा पेपर तो ऐसे ही है। अगर आप देखेंगे तो हर एक पेपर में मोस्टली क्या होते हैं, चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, तो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी रखनी है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओशन करेंट एंड ओशन इज करेंट। तो ओशन करेंट है और ओशन है, तो गल्फ स्ट्रीम जो ओशन करेंट है वो अटलांटिक ओशन में होता है, या फिर लेब्राडोर जो करंट है वो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और पेरू करंट जो है हमारा वो इंडियन ओशन का पार्ट है। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों ही क्या है हमारे सही हैं।
तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि कहीं पर भी अगर आपको ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड जैसा कुछ मिल जाए और बाकी में ऐसे ऑप्शन हो कि 2-3 साथ में दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अलर्ट होना है। ये नहीं कि आप आँख बंद करके ऑल लगा देंगे या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड लगा दें। ओनली अगर 1 या फिर ओनली 2 दिया हुआ है, उनमें नहीं कि ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड बोथ और नीदर, वो अलग टाइप के हैं। लेकिन इनमें अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ सोच समझ के क्वेश्चन आपको बनाया है, फंसाने के लिए बनाया, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जिसमें मतलब ऑल या फिर तीनों, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम उसको ज़्यादा जनरली उसको हम राइट आंसर क्लिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, रैशनली सोचना है, ठीक है। ऐसे आपको आंसर पुटअप नहीं करना, और ऐसा तभी सोच पाएंगे जब आपने सारी प्रीवियस PYQs जो है उनको सॉल्व किया है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ मेरी ही वीडियो देखनी है। अगर आपके पास अदर कंटेंट्स अवेलेबल हैं PYQs के, अगर आपके पास बुक्स हैं और अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप उससे प्रिपेयर करिए, लेकिन आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। तो हम देखते हैं, तो जो गल्फ़ स्ट्रीम है, गल्फ़ स्ट्रीम वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है, लेकिन लेब्राडोर जो है वो पैसिफिक का पार्ट नहीं है। तो देखते हैं लेब्राडोर किसका है, नॉर्थ अटलांटिक जो हमारा है उसका पार्ट है। और थर्ड हमारा जो पेरू करंट था वो इंडियन ओशन का नाम के ऑल्सो नॉन है, इसको और किस नाम से जानते हैं, हम्बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं। ये क्या है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। कौन सा, पेरू करंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी से पेरू, पी से पैसिफिक। और लेब्राडोर हमने देखा था, ये जो हमारा कनाडा वाला रीजन है वहाँ के आसपास ये होता है। तो क्या हमारा नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी EIA, यानी इनमें से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा क्या है, सही है। पहला क्या है, एड हॉक मेथड इज यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर टाइम इज अ कांस्टेंट और देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा तदर्थ विधि का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहाँ समय एक बाधा है और जानकारी की कमी होती है। द मैट्रिक्स टेक्निक इज क्वालिटेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड, यानी जो हमारी क्या है, मैट्रिक्स तकनीक होती है, एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विधि है। तो अब इस क्वेश्चन को आप सोचेंगे कि हमारे कौन से टॉपिक से है, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, सिर्फ आपको थ्योरी रटने से, बुक रीड करने से सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी जब तक आप PYQs को अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में पता लगाना है तो वो आपको PYQ ही बताएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास ओनली 1, ओनली सेकेंड, बोथ और नीदर। तो यहाँ पर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर आपको आंसर पता होगा तभी लगाना है। यहाँ पे आपको अलर्ट नहीं होना, क्योंकि ये तो ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि जो तदर्थ विधि होती है, यानी एडहॉक जो मेथड है, उस स्थिति में किया जाता है जहाँ समय एक बाधा होती है और जानकारी की क्या होती है, हमारे पास कमी होती है, ठीक है। तो एडहॉक मेथड इज़ यूज्ड इन सिचुएशन वेयर टाइम इज़ कंस्टेंट। तो अगर हम थोड़ा एडहॉक के बारे में देखें तो द एडहॉक मेथड इज़ अ क्विक फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज्ड व्हेन डिटेल डाटा इज़ अनअवेलेबल, यानी तब यूज़ होता है जब हमारे पास जो डाटा है वो अनअवेलेबल है या फिर सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास नहीं है, और टाइम इज़ लिमिटेड, और हमारे पास क्या है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास डाटा भी नहीं है। तो क्या होता है, क्विक और फ्लेक्सिबल मेथड होता है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन एक्सपर्ट जजमेंट एंड जनरल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारे पास टाइम भी नहीं है और हमारे पास प्रॉपर डाटा भी नहीं है कि कौन सा चीज़ होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, या तो पास्ट ईयर के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो देखेंगे, या फिर हमारे पास जो जजमेंट्स हैं एक्सपर्ट्स के उनको कंसीडर करेंगे, या फिर जनरली हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सिचुएशन को हमें कैसे फेस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स मेथड लाइक अ लियोपर्ड मैट्रिक्स है, इस प्राइमरी क्वांटिटेटिव होता है और हमसे क्या बोला गया था, क्वालिटेटिव बोला गया था। तो यहीं पे गलत हो गया। कंबाइनिंग इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स विद प्रोजेक्ट एक्शन
टू असाइन न्यूमेरिकल इम्पैक्ट स्कोर्स। तो ये क्या है, हमारे न्यूमेरिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करेगा, उनको ऐड करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया। तो कौन सा पूछ रहा है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। तो आपने फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब फोल्ड माउंटेन्स भी एक तो हमारे क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं, और एक कुछ होते हैं हमारे न्यू होते हैं। तो न्यू का क्या हमारा एग्जांपल है, जैसे जो हमारा हिमालयाज़ है वो क्या है, हमारा न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। और जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि कुछ सबडक्ट हो जाते हैं और कुछ क्या होता है, पार्ट ऊपर उठ जाता है। तो जो सबडक्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेबिन बोलते हैं, और जो उठा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा। और अगर मैं आपको बोलूँ तो जो हमारा ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है वो आपने सतपुरा विंध्यास रेंज के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जो सतपुरा है और विंध्यास है, जो कहाँ पर है, हमारे कहाँ पर है बताइए, मध्य प्रदेश के जो रीजन है वहाँ पर है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच में कौन सी रिवर फ्लो होती है, नर्मदा रिवर फ्लो होती है। ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये कौन सा था, हमारे ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के बारे में पूछ रहा है। तो सतपुरा अभी हमने पढ़ा, विंध्यास अभी हमने पढ़ा, अरावली या फिर हिमालय। तो सतपुरा के बारे में हमने क्या देखा, क्या ये ब्लॉक माउंटेन है, विंध्यास ब्लॉक माउंटेन है, एंड हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन तो है लेकिन ओल्ड नहीं, न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, अरावली रेंजेस। तो अरावली रेंजेस कहाँ पाए जाते हैं हमारे, इनका जो विस्तार है वो राजस्थान से लेकर राजस्थान में गुजरात से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली तक आपको देखा जाता है, या फिर इसके जो मतलब कि यहाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये पाया जाता है, इसकी माउंटेन रेंज। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है क्या है, वो हमारे गुरु शिखर है। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना आप सबको। तो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, पहले ये आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये रहा हमारा अरावली रेंजेस, ये होते हैं हमारे हिमालय हैं, ये रहा विंध्य और ये सतपुरा, ये होते हैं हमारे वेस्टर्न, और ये क्या हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और कार्डमन हिल देखिए कहाँ पर है, नीलगिरी क्या है, तमिलनाडु के आसपास है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल, अगर मैं आपको इंडिया का अगर आपको मैप बना के दिखाऊँ मैं आपको, तो ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, हमारा इंडियन ओशन का पार्ट है। तो इसमें से पूछ रहा कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में यानी इस साइड जाती है। तो साबरमती, गोदावरी, तापी या फिर नर्मदा। तो क्या लगता है आपको, तो ये जो तीनों रिवर हैं हमारी साबरमती, तापी और नर्मदा, ये कहाँ जाती हैं, हमारी वेस्ट कोस्ट में की रिवर्स हैं, जो कहाँ पे जाती हैं, अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ जाती है, हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, और इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इतना आप सबको पता होना चाहिए, या फिर ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्या है पता है, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये रही हमारी नर्मदा रिवर और ये रही हमारी तापी रिवर। ठीक है, और यहाँ पर ही होती है हमारी साबरमती। आपने हिस्ट्री में साबरमती रिवर के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा गांधी नेहरा के टाइम पे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी क्या है हमारे इसका DT+B का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आता है, और स्टार्ट कहाँ से हो जाता है हमारा, जो यूरोपियंस वगैरह आने लग जाते हैं, तो वहाँ से हमारी क्या होती है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, ये रही हमारी महानदी, ये रही गोदावरी, कृष्णा। तो ये सारी अगर देखेंगे तो 2-4 रिवर्स हैं जो यहाँ पर अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो रही है, बाकी जितनी भी रिवर है सारी क्या हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया
स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ डैश। तो रिट्रीटिंग मानसून मतलब क्या होता है, जैसे इस टाइम पे हमारा क्या कर रहा है, मानसून का सीज़न चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे रीजन में अगर आप देखेंगे तो बाद में भी बारिश देखने को मिलती है, मतलब जब सीज़न चला गया उसके बाद भी बारिश हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। तो कौन से टाइम से शुरू होती है, अक्टूबर से, नवंबर से, सितंबर से या फिर अगस्त में। तो ऑब्वियस सी बात है अगस्त तक तो अगर हम देखें, अगस्त सितंबर तक तो हमारा एक तरीके से, जून से लेकर अगस्त तक तो हमारा मानसून सीज़न ही चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगस्त में मानसून ख़त्म हुआ तो तुरंत ही तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी है कि अभी मतलब कि मानसून सीज़न ख़त्म हुआ है 31 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को कहेगा कि हेलो मैं रिट्रीटिंग मानसून हूँ। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर मंथ क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि अक्टूबर मंथ में ही जो हमारी क्या होती है, रबी क्रॉप्स होती हैं, उनका सोन पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है, जो क्या होती हैं, विंटर क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सीज़न है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। जैसे हॉट वेदर कब तक रहता है, मार्च से लेकर मई तक होता है। हॉट ड्राई विंड्स, लिटिल और नो रेनफॉल। तो हमारा हॉट वेदर यानी समर कब से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च से मई तक। फिर हमारा रेनी सीजन चलता है जून से सितंबर तक, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगस्त सितंबर तक तो हमारा जून का ही सितंबर वो चल रहा है। देन मॉइस्ट होता है, ऑन शोर विंड्स और हैवी रेनफॉल होती है। ऑब्वियसली बात है जब रेनी सीजन है तो हैवी रेन होगा ही होगा, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा दिल्ली में हैवी रेनफॉल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा रिट्रीटिंग मानसून कब से स्टार्ट होता है, हमारा अक्टूबर से नवंबर। कोल्ड ड्राई विंड्स होती हैं, क्योंकि अगर आप देखें अलगे फुल का जो सीज़न है हमारा विंटर्स का आने लग जाता है, मतलब गर्मी कम होने लग जाती है। रेनफॉल तमिलनाडु, आंध्र, इन सब रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारे साउथ वाले रीजन है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर कूल वेदर मतलब हमारा विंटर सीजन दिसंबर से फेब तक चलता है, और ये क्या रहता है, हमारा जनरली ड्राई रहता है। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज़ नॉट फाउंड इन द हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है, ब्लू पाइन, वाइट विलो, इबोनी या फिर सिल्वर फिल। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो इबोनी होती है वो क्या है, हमारे हिमालयन फॉरेस्ट में नहीं पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ब्लू पाइन है वो पाई जाती है कॉमन इन वेस्टर्न हिमालय वाले जो रीजन है, स्पेशली टेम्परेट जोन में। वाइट विलो भी पाई जाती है फाउंड इन मॉइस्ट एरिया ऑफ हिमालयाज, स्पेशली नियर रिवर बैंक्स के पास। इबोनी नेटिव टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, स्पेशली इन साउथ इंडिया, नॉट सुइटेबल टू कोल्ड हिमालय क्लाइमेट। तो क्या होता है, हमारे साउथ इंडिया के रीजन में पाया जाता है। ठीक, और ये क्या है, सिल्वर फिर, ये भी क्या है, हायर एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय और वहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर हिमालय एंड द लेसर हिमालय आर सेपरेटेड बाय। तो जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज हैं और लेसर हिमालय उनको कौन सेपरेट करता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी मुख्य सीमा पर जोर, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या फिर इंडस सेचर या फिर मेन सेंटर थ्रस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी में गलत टाइप हो गया है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे क्योंकि सी का ही यहाँ पर क्या गया है, इसका आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो होता है वो क्या करेगा, सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालयस को लेसर हिमालय से। ठीक है, इन्हीं को हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं, इन्हीं को हम मिडल हिमालयस भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये किसको डिवाइड करता है, लेसर हिमालयस को शिवालिक से अलग करता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे हिंदी गलत टाइप हो गई थी, तो यहाँ पे क्या है, हिंदी का नाम सही है। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश बोलते हैं। थर्ड हमारा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, वो क्या करता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय सिस्टम वेयर इट मीन्स द इंडो गंगेटिक प्लेन। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है, ठीक है, जो हम किससे अलग करता है, इंडो गंगेटिक प्लेन में, मतलब इसको सेपरेट करता है। कौन करता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। फिर आगे हमारा इंडस सेचर जोन, अ टेक्टोनिक सेचर वेयर इंडियन प्लेट कोलाइड विद यूरोशियन प्लेट लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयन रीजन। आपको पता होगा कि बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, जो इंडियन प्लेट थी, गोंडवाना का पार्ट है, वो क्या होता है, यूरोशियन प्लेट जो हमारा जो रशिया वगैरह कंट्रीज़ हैं, इनसे आके क्या होती है, टकराती है, जिससे क्या होता है, हिमालयाज़ वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है। तो उनको कौन डिवाइड करता है, इंडस सेचर प्लेन या फिर इंडस सेचर जोन। सिंधु सिवनी क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप PYQ यूज़ करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो ये क्या हमारा, सबसे पहले क्या होता है, काराकोरम रेंज आती है, फिर हमारा क्या होता है, लद्दाख रेंज आती है, और आगे जाके इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। थर्ड वाली क्या है हमारी, झांसी रेंज है। फोर्थ हमारा क्या है, ग्रेटर हिमालयस है, जिसको कौन सेपरेट कर रहा है, MCT, जिसे अभी हमने पढ़ा। फिर हमारा क्या है, लेसर हिमालय, जिसे हमने देखा हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को जो डिवाइड कर रहा है, MCT, और लेसर हिमालय और शिवालिक को जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ MBT। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिवालिक को और जो हमारा प्लेन है उसको कौन डिवाइड करता है, उसको कौन करता है, MFT, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। और अगर लेट सपोज आपसे कभी पूछ ले कि जैसे हमारा लद्दाख रेंज और कैलाश रेंज है, वो सेपरेट होते हैं हमारे झांसी रेंज से, तो उनको कौन करता है, तो हमारी इंडस रिवर डिवाइड करती है। आई होप इतना क्लियर होगा। नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स इज करेक्टली सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। तो रिवर्स का सीक्वेंस पूछ रहा है, वो भी किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो इंडस, गंगा और कावेरी। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो इंडिया की सबसे लंबी रिवर जो है हमारी, वो कौन सी होती है, गंगा रिवर है। तो सबसे पहले आप ढूंढो गंगा किस किस में है, तो ऑब्वियसली बात है गंगा का ऑप्शन एक ही है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गंगा, इंडस, देन महानदी। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर क्लिक करना है। बार बार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे पैनिक होंगे तो आपको टाइम भी वेस्ट होगा, फिर आप क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो क्लियर है इतना, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1980s विच कंट्री अडॉप्टेड द वन चाइल्ड पॉलिसी टू रेगुलेट इट्स पॉपुलेशन। तो आई होप ये आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि 1980 में किस कंट्री ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था। ऑप्शन हमारे पास जापान, इंडिया एंड चाइना या फिर रशिया। तो इंडिया में तो अभी वन चाइल्ड पॉलिसी लगना स्टार्ट हुआ है, वो भी स्टेट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्टेट्स अपने अलग अलग लगाते हैं, ऑल ओवर द कंट्री नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और जापान और रशिया की तो पॉपुलेशन ही इतनी कम है, वो क्यों ही लगाएंगे इसको। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चाइना। और इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा अपने प्राइम टाइम पे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल पे या फिर क्लाइमेट पे, यानी कच्चा माल कितना मिल रहा है, और आबो हवा यानी कि वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, तो किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑब्वियसली बात है, जब आप इंडस्ट्री को लगाएंगे तो उसको लगाने से पहले, उसको सेटअप करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है कंसीडर करेंगे। लेट सपोज कोई ऐसा रीज़न है जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा बेकार है, फ्लड्स आते रहते हैं या फिर ड्रॉट्स रहते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट हमारा कि आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजिली हो जाए, ये सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं हम
तो की पॉइंट्स को अगर हम देखें तो सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन को, जो हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन होता है उसको बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, यानी मार्केट्स होनी चाहिए, लेबर की अवेलेबिलिटी हो, पावर के सोर्सेज हो और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल इज़ मेजर कंसिडरेशन व्हेन डिटरमाइनिंग ऑन इंडस्ट्रीज लोकेशन। तो रॉ मटेरियल भी होना चाहिए जब हम क्या करते हैं अपने इंडस्ट्री के लोकेशन को देख रहे हैं। फिर क्लाइमेट कैन इम्पैक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस इटसेल्फ। तो क्लाइमेट भी क्या कर सकता है, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट नीड्स। तो ये क्या कर सकता है, हमारी जो आवश्यक मशीनरी और उपकरण है उनकी पसंद को भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको एज अ रैशनल होकर खुद सोचना है कि अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आप किन किन चीज़ों को कंसीडर करेंगे, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड पेपर आता है, आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे एक भी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं होता। अब ऐसी बात है आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट ईयर आपने फैब में फॉर्म भरा था और अपनी लाइफ के 12 से 17 साल आपने क्या दिए हैं, पढ़ाई को दिए हैं। तो आपको एग्ज़ाम देते वक्त फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम आपके लिए इजी बन जाएगा, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द प्रॉब्लम ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा किसकी पहचान भारत में लौह और इस्पात उद्योग की समस्याओं के रूप में की गई है। पहला, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ही बड़ी मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल मतलब कि आप कितना पैसा लगाना आपको पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेट और कैपिटल नहीं है, ये इसका मतलब इकोनॉमिक्स की टर्म में होता है या फिर अकाउंट्स की टर्म में होता है कि आप कितना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितना आपके पैसे हैं उस कंपनी को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल, यानी जो कोकिंग कोल होता है उसकी उच्च लागत लगती है। ग्रोइंग कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, और हमें क्या है, कंपटीशन मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या सही है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली बात तो इन इंडस्ट्री को अगर आप लगाएंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम। तो अभी जस्ट मैंने शायद आपको बताया था कि रबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं, सितंबर टू अक्टूबर, दिसंबर टू फरवरी, अक्टूबर टू दिसंबर और अप्रैल टू नवंबर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्टूबर टू दिसंबर में क्या किया जाता है, इनको सोन किया जाता है यानी बोया जाता है। तो मैं आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है मैं सारी क्रॉप्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारे शिफ्ट में कौन सी वाली क्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब कुछ पता होने चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं खरीफ क्रॉप, रबी और जायद। ये जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च। तो आप अभी ये मत बोलना कि अक्टूबर से दिसंबर था, ये यहाँ पर बोनस लेके काटने तक का टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, अक्टूबर से अप्रैल से जून। तो नदर स्टेट और सदर्न स्टेट मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं हमारी, खरीफ क्रॉप देखते हैं। तो खरीफ क्रॉप की क्या होती हैं, राइस, कॉटन, बाजरा, मैजे, ज्वार और तूर। ये क्या होते हैं, जून से सितंबर के टाइम पे इनका टाइम पीरियड होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे रेनी क्रॉप्स हो जाते हैं। अभी हमने देखा था हमारा मानसून का पीरियड भी बिल्कुल यही है सटीक। फिर और साउथ में भी ऑब्वियसली बात है, राइस, मैजे, रागी, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। और रबी क्रॉप की फसलें हैं वीट, ग्राम, रेप सीड्स एंड मस्टर्ड बार्ली, ये सारे क्या हैं। और उसके बाद है हमारा जैड यानी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो अप्रैल से लेकर जून के टाइम पे उगाई जाती हैं, वो किस जाएंगे, हमारे जैद फसल के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो राइस कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा या फिर उड़ीसा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राइस से रिलेटेड है। तो डू यू नो, सबसे पहला क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टैंड टुगेदर विद स्टिकी राइस। तो ये सारे क्या है, राइस। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे टॉप 10 राइस प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है, देन यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम है, केरला। तो अगर कभी पूछा जाए सेकंड नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये हमारी क्या है, राइस से रिलेटेड हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में, लेकिन ये क्या है, हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, जो ऑब्वियस सी बात है हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आर करेंट। तो सरल निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन से सही है। द कल्टिवेटेड पैचेस आर यूजली वेरी स्मॉल। इस खेती वाले जो पैच होते हैं आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन के भी नाम से जानते हैं, यानी स्थानांतरण खेती के नाम से भी जानते हैं। अ नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर साइमल्टेनियसली ग्रोन इन द सेम प्लॉट। तो एक ही भूखंड में हम क्या करते हैं, कई अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको उगा लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 या ओनली 2 वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको। अपनी तीसरी आँख तभी खोलनी है जब ऐसे मतलब 3-4 स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं, और 3-4 स्टेटमेंट देने के बावजूद DT प्लेस भी आपसे पूछता है कि ओनली 1 या ओनली सेकंड, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। तो देखते हैं। तो इसमें क्या है, कल्टीवेशन पैचेस आर यूजली वेरी स्मॉल होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो फार्मर्स ग्रोन क्रॉप्स ऑन स्मॉल प्लॉट्स मेनली फॉर फैमिली कंजम्पशन के लिए किया जाता है, किसमें, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। नेक्स्ट, इट ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जान लेते हैं। मैंने रीजन स्पेशली ट्राइबल एरिया लैंड इज कल्टिवेटेड टेम्परेरी, और इसके बाद क्या कर दिया जाता है, उसको अबेंडन कर दिया जाता है। थर्ड, उसके बाद नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर, ऑब्वियसली बात है मिक्स क्रॉप्स को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। मतलब लैंड बॉडीज़ में कहीं पे आपने वेजिटेबल्स लगा दी, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना क्या करते हैं, आप क्रॉप्स को उगाते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप अब अगर आपके शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। विच कंट्री हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सेकेंड लार्जेस्ट, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो सबसे पहले तो इधर देखो नंबर 1 पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, एक्सटेंसिव इंटरस्टेट सिस्टम, हाई परसेंटेज ऑफ पे वेस्ट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स, देन इंडिया, देन चाइना। तो सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है, इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डेट इज़ बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज़ द ओनली रिवर इन मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी रिवर्स के बीच में या फिर रिवर इन पोर्ट है ये। ठीक है, ओशन वाला नहीं है, सी वाला नहीं है, रिवर इन सी पोर्ट। ठीक है, जो रिवर और सी को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोची पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट या फिर पारादीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कोलकाता पोर्ट है, तो जो कि किस रिवर पर है, हुगली रिवर पर। आई होप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारी गंगा रिवर है वो जो वेस्ट बंगाल के फरक्का में क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक जो हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो वेस्ट बंगाल में आ जाती है, दूसरी क्या हो जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो जो वेस्ट बंगाल में आती है तो उसको किस नाम से हम जानते हैं, हुगली रिवर के नाम से जानते हैं। आपने ब्रिटिश के टाइम पे हुगली रिवर बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, मतलब जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स, हुगली रिवर, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी। क्लियर है इतना।
तो हमारा राइट आंसर क्या है, कोलकाता पोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कोची पोर्ट है ये नेचुरल पोर्ट है, केरला में है, अरेबियन सी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वल्लभपदनम यानी प्राकृतिक बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। नेक्स्ट हमारा कोलकाता पोर्ट श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, रिवरिन पोर्ट है ये, वेस्ट बंगाल उगरी रिवर पर बना हुआ है। ओनली मेजर रिवरिन पोर्ट, तो ये क्या है, सिर्फ मेजर रिवरिन पोर्ट यानी भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, महाराष्ट्र में है। और हिस्टोरिक गेटवे ऑफ इंडिया यानी ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट, आर्टिफिशियल लगून पोर्ट है हमारा, यानी आर्टिफिशियली बनाया गया है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और जो बे ऑफ बंगाल आपको पता है के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेजर बल्क कार्गो हैंडलर यानी पूर्वी भारत का प्रमुख थोक माल क्या होता है, इस बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ वाटर ऑफ सुनामी वेव्स अबव मीन सी लेवल इन द नियर शोर जोन इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली बात है, जब सुनामी आती है तो जो मीन लेवल होता है हमारे ओशन का वो हाई हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनंडेशन डिस्टेंस यानी बाढ़ की दूरी, सुनामी रन, फ्लो डेप्थ प्रवाह की गहराई, या फिर सुनामी हाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप ये में सोच लेना कि ये सुनामी हाइट हम लगा देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो इनंडेशन डिस्टेंस बाढ़ की दूरी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, तटीय क्षेत्र से पानी कितनी दूर तक फैला हुआ है, यानी जो हमारा डिस्टेंस है यानी कि शोर लाइन से हमारा पानी कितनी दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। सुनामी रन क्या होता है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होती है अबव मीन सी लेवल सुनामी वाटर रीच ऑन शोर, तो जहाँ तक सुनामी लेवल जो वाटर है वो पहुँच सकता है। थर्ड हमारा फ्लो डेप्थ क्या होता है, द डेप्थ ऑफ सुनामी वाटर एट स्पेसिफिक लोकेशन इनलैंड मेजर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, तो भूमि पर पानी की गहराई जो नुकसान स्तर तक दर्शाती है। थर्ड लास्ट हमारा सुनामी हाइट क्या है, हाइट ऑफ वेव क्रेस्ट अबव सी लेवल यूजुअली मेजर एट कोस्ट और ऑफ शोर, तो ये इसको होता है ऑफ शोर पर देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल डिजास्टर, यानी इनमें से कौन सा जैविक डिजास्टर यानी आपदा है, यूट्रोफिकेशन, कोल्ड वेव्स, सॉइल इरोजन, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो यूट्रोफिकेशन इज बायोलॉजिकल डिजास्टर अमंग द ऑप्शन, तो इनमें से अब यही क्यों है, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, वेट यस। सो इट रिजल्ट क्या होता है, ये क्यों होता है, यह अत्यधिक पोषक तत्वों मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जल निकायों में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप होता है, अक्सर कृषि अपवाह या सीवेज के कारण होता है। तो आप क्या करते हैं, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को एंटरिंग वाटर बॉडीज ऑफन ड्यू टू एग्रीकल्चर रन ऑफ और सीवेज, तो इसके लिए क्या करते हैं आप इसको एक्सटेसिव न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं। दिस लीड टू एल्गल बूम विच डिप्लीट ऑक्सीजन इन वाटर, तो क्या करता है ये वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। द ऑक्सीजन शॉर्टेज कॉज मास डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे वाटर में एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बात है पानी से ही लेते हैं। और आपने क्या करा, आप कृषि को, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं, मोस्टली जो सॉइल हैं वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में क्या होती हैं, लैग करती हैं। तो आपने क्या करा, वाटर में उसको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा को ऐड कर दिया। जैसे ये वाटर में ऐड होंगे वैसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देंगे। ऑक्सीजन के लेवल को कम किया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बाहर तो नहीं आते हैं सांस लेने के लिए, वो पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, उन्हें हार्म करेगा, वो ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर ले पाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा,
डेथ होनी उनकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट ड्रिवन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड अफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी रिलेटेड होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल का पार्ट होता है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो कोल्ड वेव जो हमारी जो अदर ऑप्शन है उनको देखते हैं बस। तो जो कोल्ड वेव से हमारा मीटोलॉजिकल डिज़ास्टर है कॉज्ड बाय सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, यानी अचानक से क्या हुआ कि टेम्परेचर कम हो गया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। फिर सॉइल एरोजन क्या होता है, ये इन्वायरमेंटल या फिर जियोलॉजिकल डिज़ास्टर है, इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये तो मैन मेड है, क्योंकि कौन सा ऐसा नेचर है जो क्या करेगा, न्यूक्लियर को बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टाइप ऑफ डिज़ास्टर। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर और कुछ होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल में होते हैं हमारे मीटोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल या फिर बायोलॉजिकल। हम इनको क्या करते हैं, साथ में लेकर आ जाते हैं। तो मीटोलॉजिकल्स में कौन से आते हैं हमारे, फ्लड्स हो गया, साइक्लोन हो गया, हरिकेन्स हो गए, टाइफून्स हो गए, स्नो स्टॉर्म्स हो गए, थंडर स्टॉर्म्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, हॉट और कोल्ड वेव्स। आपने अल लानीना इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो कौन से हैं मीटोलॉजिकल डिज़ास्टर्स के वो एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा जियोलॉजिकल, जैसे अर्थक्वेक, जो भी हमारे जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड है, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड, सुनामी, डेब्रिस, मड फ्लो, ये सारे क्या हैं हमारे जियोलॉजिकल डिज़ास्टर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल या फिर बायोलॉजिकल, जहाँ पे अब हमारे किसी ह्यूमन बीइंग इन सबसे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, सोलर फ्लेयर हो रहा है, एपिडेमिक या प्लेग, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं हमारे बायोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंट से, यानी जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं या फिर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा मैन मेड डिज़ास्टर। तो मैन मेड हमारा क्या होता है, 3 तरीके से होता है। पहला होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या तो एक्सीडेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर फेलर और एक्सप्लोजन, फायर्स, ये सारी हो गई जो हमारी क्या होती है टेक्नोलॉजी की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल्स में कितने सारे केमिकल स्पिल्स होते हैं, रेडिएशन होता है, पॉइजनिंग गैसेस लीक होती हैं। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना ही होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी DTPLSB ने पूछा था। नेक्स्ट हमारा वॉरफेयर। तो वॉर तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता है अपने आप में ही। वॉर, टेररिज्म, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स या फिर सिविल अनरेस्ट, तो ये सारे क्या हमारे मैन मेड डिज़ास्टर्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये बनाए गए हैं मैन द्वारा। और डिज़ास्टर्स मतलब क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को जान और माल की क्या हो रही है, हानि हो रही है, वो क्या होता है हमारा डिज़ास्टर का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिज़ास्टर इज करेक्टली मैच। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मैच है, ठीक है। तो स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर, सी लेवल राइज। तो स्लो ऑनसेट मतलब जो धीरे धीरे होते हैं, और रैपिड ऑनसेट जो होते हैं जो जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये नाम ही बता देगा आपको, स्लो मतलब धीरे धीरे और रैपिड मतलब वेरी फास्ट। तो स्लो का क्या एग्जांपल है, सी लेवल का राइज होना, और रैपिड का क्या एग्जांपल है, लावा का फ्लो होना। तो ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि बोथ ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्लो मतलब जो धीरे धीरे होते हैं, और डिज़ास्टर्स और रैपिड ऑनसेट्स होते हैं जो डिज़ास्टर्स क्या होते हैं ऑल ऑफ सडन हैपन हो जाते हैं, ठीक है। तो रैपिड ऑनसेट्स के जैसे एग्जांपल हो गए हमारे साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, ये सारे क्या हैं हमारे स्लो ऑनसेट्स के एग्जांपल्स, रैपिड ऑनसेट्स के एग्जांपल हैं। और जो स्लो ऑनसेट्स होते हैं नहीं, ये क्या होते हैं धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, टाइम लगता है इनको, ईयर आफ्टर ईयर आते हैं, बट क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे चीज़ों को या फिर इन्वायरमेंट को, ह्यूमंस को क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्म करके चले जाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया ड्रॉट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं रिलेटिवली सो डिज़ास्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्म करके जाते हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, तो ये सारे क्या हैं डिजर्टिफिकेशंस, ये क्या हैं कुछ स्लो ऑनसेट
इवेंट्स के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फैमिली में कोई आप DT+ या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि रिलेटेड है हमारा TGT से, टीचिंग से, और सब्जेक्ट उसका क्या है, सोशल साइंस है, तो उसको क्या कर सकते हैं, ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। और आई होप आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। अब मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बोलती चली जा रही हूँ कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, उसके बेनिफिट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे। बाकी आपको मैंने PDF के लिए भी बोल दिया है कि अभी मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ को बनाया था वो PDF ऑब्वियस सी बात है डिलीट भी हो गई हैं, तो उनको दोबारा से रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं होगा। बाकी आप क्या करेंगे, आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। आप प्रीवियस वीडियो मतलब मेरी पूरी प्लेलिस्ट को आप 2 बार 3 बार जितना हो सके आप क्या करें उनको देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।